दोस्तों एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो प्रेजेंट टाइम में एलएलबी जो है कर रहे हैं, किसी भी सेमेस्टर में हो। अगर आप लोगों के बीच में इनका टॉपिक है और यहाँ एविडेंस लॉ से रिलेटेड जो है ये टॉपिक आता है तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें तो अब तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जो है एडवोकेसी में या पीसीएसजे की तैयारी करें तब भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अहम रोल ये जो है आप लोगों के बीच में जो है एविडेंस के रूप में ये प्रस्तुत करता है। ठीक, ये चैप्टर ये जो है आप लोगों का जो है टॉपिक, चलिए हम पढ़ेंगे आज एविडेंस लॉ से रिलेटेड जो है एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है, इंग्लिश में आप लोग सुन लीजिए, इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी तो आप लोग के बीच में लिखा ही हुआ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुसूचित प्रवेश और साक्ष्य की अस्वीकृति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, देखिएगा। वो इसमें जो है आप लोग को बता दूं जो है सेक्शन नंबर जो है 167 का जो है जिक्र किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं बोल दिया। और आप लोग को सेमेस्टर एग्ज़ाम में 110% ये आएगा, मान लीजिए पूरा। चलिए अब यहाँ देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो करें, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। सेम यही चैनल है, सेम जो चैनल का नाम है वही जो है इंस्टाग्राम पे भी है और हर एक जगह पर है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए धारा नंबर 167 क्या कह रहा है। स्वीकार होने के लिए साक्ष्य कानूनी रूप से प्रासंगिक होना चाहिए मेरे भाई, पूरी तरह से जो है प्रासंगिक मतलब जो है पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए, तभी साक्ष्य जो है कानूनी रूप में जो प्रस्तुत हो पाएंगे। प्रवेश साक्ष्य अधिनियम के अनुपालन में किया जाना चाहिए और जो है प्राप्त किया जाना चाहिए, मतलब ये जो है प्रवेश जो है पूरी तरह से, जिसे हम लोग एडमिशन कहते हैं, जो हम साक्ष्य एविडेंस देते हैं कोर्ट में, तो साक्ष्य अधिनियम के अनुपालन में किया जाना चाहिए। जो भी जो है इस सेक्शन या इस सेक्शन के अनुसार जो है लिखा हुआ है उसी तरह उसे प्रस्तुत किया जाए। ऐसा नहीं है ले जाकर के फेंक दो कोर्ट में, जो है ले जाकर के जज के मुंह पे मार दो, ये सब सारी चीज़ें नहीं। जो कानून में लिखा है, जो एविडेंस एक्ट में लिखा है, उस तरीके से जिस तरीके से आपको प्रस्तुत करना है वैसे ही करना है और वैसे ही वो स्वीकार भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे दे रहे हैं तो आपको जो झटक लेंगे, आप प्यार से दे रहे हैं तो आपको बोल करके डांट करके ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सेम कानून आपके लिए बना है वही, जैसे आप एडवोकेट हैं आपके लिए बना है, वही जो है आपके जज हैं वो भी उनके लिए बना है, और यही जो है आप लोग के जो एक्यूज होते हैं उनके लिए भी बना हुआ है, सेम कानून सबके लिए। ठीक, यानी आगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 167 साक्ष्य की अनुमति, स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई नया परीक्षण नहीं के बारे में बात करती है, इसे कहते हैं पूरी तरह से। देखिए अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे भाई, इतना अच्छा वीडियो आप कहीं नहीं पाएंगे, पूरा चैनल मतलब खोज डालिए पूरे यूट्यूब पे, अगर आप इससे अच्छा वीडियो पा गए फिर हमें बताइएगा मेरे भाई। मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इस नोट्स को तैयार किया है, एक प्रॉपर जो है वे में काट करके, नहीं तो आप पढ़ेंगे बुक से और हर एक जगह से तो आपको उतना अच्छा नहीं मज़ा आएगा। आप 22 सीरीज से पढ़ लीजिए, जो है एकदम मान लीजिए कुछ हवा की तरह उड़ जाएगा। अनुसूचित प्रवेश या साक्ष्य की अस्वीकृति एक नया परीक्षण शुरू करने या किसी निर्णय को उलटने का आधार नहीं है, सिंपल सा मतलब। ठीक, आपको समझ में आया होगा एक लाइन में। यदि निर्णय को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत थे तब क्या होगा, आगे देखिए। अगर सबूत को खारिज कर दिया गया है तो प्राप्त किया गया था। अगला पॉइंट है, अस्वीकार किए गए या अनुचित तरीके से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य इतने महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए कि अगर इसे स्वीकार किया जाता है तो निर्णय अलग हो सकता था। ऐसा नहीं है, ठीक, जो होगा वो होगा। इसलिए यदि साक्ष्य के अनुचित बहिष्करण या साक्ष्य के प्रवेश के आधार पर अपील दायर की जाती है तो अपीलकर्ता को यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए पूरी तरह। सही बात है, अगर उसके खिलाफ जो है किया जाता है, जब एविडेंस जो प्रस्तुत किया जाता है तो वो सक्षम होना चाहिए। जो भी एविडेंस आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं कोर्ट में, तो उसे पूरी तरह से आप वहाँ एक्सप्लेन कर पाएँ, वहाँ जज को बता पाएँ, तभी आपकी बात को सुनेंगे और तभी जो है उस पर आपको जो है रिलीफ मिलेगा। ठीक, ये चीज़ें यहाँ कहा गया। ऐसा नहीं है आप ले जा करके चाहे जो साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए, एविडेंस दे दिए जो कागज़ अपना, तो फिर इसके बाद आप वहाँ प्रस्तुत ही नहीं कर पाएँ, वहाँ जो है बोल ही ना पाएँ कुछ, तो यहाँ आपको रिलीफ नहीं मिलने वाला है। आप उसे प्रूव करिए। साक्ष्य का अनुचित प्रवेश या बहिष्करण था। और आगे देखिए, न्याय का मजाक उड़ाया गया। अगर न्याय का अगर मजाक उड़ाया गया, अलग तरीके से गलत ढंग से आपने किया, तो फिर आपको तो रिलीफ मिलेगा नहीं और आप भी जाएंगे, आपके ऊपर भी सेक्शन धाराएँ लगेंगी। देखिए, ये धारा फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों में लागू होते हैं, ये भी जान लीजिए। सिविल मामलों में अनुचित प्रवेश या साक्ष्य की अस्वीकृति के प्रभाव क्या होते हैं, देखिए इफेक्ट क्या होती है। दीवानी मामलों में यह बहुत स्पष्ट है कि जहां किसी निर्णय को
सही ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत है। यह महत्वहीन है कि साक्ष्य को स्वीकार किया गया है या खारिज कर दिया गया है। एक साथ एक नया परीक्षण शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ कहा गया। एक साथ में जो है आप एक चल रहा परीक्षण फिर दोबारा नया परीक्षण स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। कोर्ट की प्रोसीडिंग है, धीरे धीरे जो है आप लोगों के बीच में जो है उसका जो है इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, अब ये एक चल रहा फिर दूसरा एक कोर्ट में दायर कर दिया, फिर तीसरा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एविडेंस देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका महत्वपूर्ण ये होता है महत्व। देखिए धारा 167 निर्णय का उल्टा वाक्यांश का उपयोग करती है और निर्णय केवल एक अपीलीय अदालत द्वारा उल्टा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि धारा अपीलों पर भी लागू होती है, ये जान लीजिए। इसका अर्थ यह है कि जो धारा होता है, सेक्शन होता है, वो अपीलों पर भी लागू होता है। देखिए ये केस है, केस ला क्या है। अब्दुल रहीम बनाम राजा सम्राट के मामले में ये निर्धारित किया गया था क्या क्या। देखिए पहला पॉइंट है, अस्वीकार साक्ष्य की स्वीकृति एक नए परीक्षण के लिए वास्तविक आधार नहीं है। सिंपल सा मतलब सुनिएगा, ध्यान से यहाँ समझिएगा, यहाँ आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अस्वीकार साक्ष्य की स्वीकृति निर्णय को आपास्त करने का आधार भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। बशर्ते कि निष्कर्षों का समर्थन करने और उसी निर्णय पर पहुंचने के लिए अन्य सबूत होना चाहिए। ठीक, वहाँ निष्कर्ष पे पहुंचने जो आधार और उसका जो है वहाँ सबूत पे पहुंचने के लिए अपने हिसाब से निर्णय पर पहुंचने के लिए उसका एक जो है ठोस सबूत होना चाहिए। देखिए अगला केस क्या है, मैसूर राज बनाम आप लोग का जो है पंगीर मया के जो है मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है, रमैया के जो है मामले में संपंगी रमैया क्या कहा गया है। पहला पॉइंट है, स्वीकार साक्ष्य की अस्वीकृति की तुलना में अस्वीकार साक्ष्य की स्वीकृति कम हानिकारक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूर्व मामले में फैसला सुनाते हुए समय अनुचित रूप से स्वीकार किए गए साक्ष्य को विचार से बाहर रखा जा सकता है, जो पूर्ण जो है वो था न्याय दिया गया था पूर्ण केस में। लेकिन बाद के मामले में गलत तरीके से खारिज किए गए साक्ष्य को आगे की कार्रवाई का सहारा लेकर ही दर्ज किया जा सकता है। आगे की कार्रवाई जब स्टार्ट होने के लिए तो उसका सहारा लेकर के, जो केस आपका डिसाइड है उसका सहारा लेकर के जो है आगे हम उस मामले को बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ कह रहा है। यदि गलत तरीके से स्वीकृति साक्ष्य के आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाता है, ऐसे सबूत को अलग रखा जाना चाहिए और देखना भी चाहिए क्या ये प्रासंगिक है या नहीं है, मतलब क्या ये एक एविडेंस के रूप में प्रस्तुत हो सकता है, क्या ये सही है पूरी तरह से कि नहीं है। यदि निर्णय केवल ऐसे गलत स्वीकृति साक्ष्यों पर आधारित है तो इसे उलट दिया जाना चाहिए, ये कहा जाता है। आपराधिक मामलों में अनुसूचित प्रवेश या साक्ष्य की अस्वीकृति के प्रभाव क्या होते हैं। ये धारा आपराधिक मामलों पर भी लागू होगी, जैसा कि जो है अब्दुल रहीम बनाम आप लोग का राजा सम्राट के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने द्वारा आयोजित किया गया था। देखिए यह निर्धारित किया गया था कि जो है यदि परीक्षण चरण में एक आपराधिक मामले में साक्ष्य को गलत तरीके से स्वीकार किया गया है, अपील पर उच्च न्यायालय को जो है उस स्वीकार्य साक्ष्य को जो है बाहर करने का प्रयास करने चाहिए और फिर जो है निर्णय वही रखना चाहिए, जो मतलब उसे निकाल लेना चाहिए जो गलत है और फिर जो है निर्णय वही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि निर्णय दूसरा बदल जाए। बशर्ते कि पहले उपलब्ध सबूत मामले को जो है स्पष्ट रूप से स्थापित करने और जो है उसी निर्णय पर पहुंचने के लिए पर्याप्त थे। जो सबूत था, एविडेंस था, क्या वो मतलब उसे पलटने के लिए उस निर्णय का और जो है उस पर फिर पहुंचने के लिए जो क्या ये ठोस सबूत है, एविडेंस है कि नहीं है, ये चीज़ कह रहे हैं। ये मतलब है कि मामले में अपील पर उच्च न्यायालय अनिश्चित है अगर एक तथ्य गायब था या एक निश्चित प्राधिकरण की राय या निर्णय वही होगा या नहीं। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता है लेकिन केवल तभी जब वह पूरी तरह से निश्चित हो कि कोई अन्य निर्णय नहीं होता है, तब जो हो उसमें जो हस्तक्षेप करता है उच्च न्यायालय, नहीं तो नहीं करता है हाईकोर्ट। उस मामले में उपरोक्त जो है अप्रासंगिक परिस्थितियाँ आदेश को पूरी तरह से जो बर्बाद कर देगी, जैसा कि मदन लाल बनाम आप लोग का जो है प्रिंसिपल HBT संस्थान में देखा गया है। देखिए अब्दुल रहीम बनाम राजा सम्राट के मामले में अदालत ने कहा कि गलत निर्देश हो सकता है और ये फैसले को बदलने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, ये चीज़ें जाननी। इसलिए यदि साक्ष्य अनुचित रूप से स्वीकार किया गया है और मामला स्थापित करने के लिए पहले से ही पर्याप्त सबूत थे पूरी तरह से, इस तरह के अनुचित रूप में स्वीकार किए गए सबूतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, मतलब उसे जो नज़रअंदाज मतलब है भी तब भी नहीं माना जा सकता और निर्णय
अभी भी जो है वही रहेगा, जो पहले था वही सेम रहेगा, नहीं तो नया ट्रायल होना चाहिए, नहीं तो नया ट्रायल होगा, आपको पता होगा। साक्ष्य क्या स्वीकृति देखिए, नारायण बना पंजाब राज्य के मामले में अभियोजन पक्ष ने जो है एक निश्चित व्यक्ति को जो गवाह के रूप में उद्धृत किया था, लेकिन वे उससे पूछताछ करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे। ये जानिए, जब उस गवाह ने जो है गवाही देने का विरोध किया तो अभियोजन पक्ष ने उसे हटा दिया, पूरी तरह से ख़त्म, मतलब उसे निकाल दिया। अदालत ने कहा ऐसे मामले में सबूतों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 167 के तहत खारिज नहीं किया जा सकता। इस ऐसे मामले को, मतलब ऐसे मामले में भी अभियोजन वास्तव में व्यक्ति को गवाह के रूप में पेश नहीं कर सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि धारा 167 के बारे में असली सवाल इतना नहीं है कि क्या खारिज किए गए साक्ष्य को रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य गवाही के खिलाफ स्वीकार नहीं किया गया होगा, कि सबूत जो है विभिन्न निर्णय नहीं होने चाहिए, ये चीज़ इसमें कहा गया है। ठीक, निष्कर्ष निकल के आता है तो कहा गया अदालत में किसी के मामले को स्थापित करने के लिए साक्ष्य ही एकमात्र तरीका होता है, एविडेंस ही एकमात्र तरीका होता है, चाहे जो मतलब एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्याय अंधा होता है और वह न्याय की सेवा के लिए केवल सबूत मांगता है। सही बात है, न्याय जो है कानून अंधा होता है, कहा गया है कानून अंधा होता है, एक मूवी भी है। और हमेशा देखे होंगे तो जो न्याय की देवी पर जो है एक जो काला रंग का पट्टी बना होता है, तो न्याय अंधा होता है, न्याय किसी की बात नहीं सुनता है, वो एविडेंस, ठोस एविडेंस मांगता है, तब आपको जो है रिलीफ मिलता है, तब आपको न्याय मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। कोर्ट यही एविडेंस पे चलता है पूरे। साक्ष्य की स्वीकृता के संबंध में भारत में कानून जो है बराबरी के हैं और वास्तव में सहायक है, और साक्ष्य एक गलत प्रस्तुतिकरण मुकदमे के बारे में पाठ्यक्रम को बदल सकता है और न्याय से वंचित कर सकता है। केवल पक्षकारों द्वारा ही नहीं, कई मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि अदालत ने कुछ सबूतों को गलत तरीके से स्वीकार कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे फैसले में बदलाव आया है, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकारी द्वारा पलट दिया गया है। इसको भी जोड़कर देखिए, केवल प्रासंगिक तथ्य स्वीकार हैं, स्वीकार होने के लिए एक प्रासंगिक तथ्य कानून से प्रासंगिक होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ इसमें कहा गया है। तो आई होप है आप लोग को अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया और कोशिश भी किया और आपको समझ में भी आया होगा। तो आप हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चाहिएगा मेरे भाई, और एक से लोगों के बीच में शेयर करिएगा जो कि उनकी भी मदद